हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइस, आज के क्लास में फाइनली हम लोग देखेंगे आपका लास्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 10 का, जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यस गाइस, टुडे विल बी द लास्ट लेक्चर, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। एज़ यू ऑल नो कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो था ये बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत सारे इसमें टर्म्स थे और सारी छोटी छोटी चीज़ें जो भी थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो हम लोग कोई भी पार्ट को स्किप कर नहीं सकते थे, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या पता हमने जो पार्ट स्किप किया क्वेश्चन वहीं से आ जाए, तो सब कुछ एज इक्वल इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना लेंगे हम लोग एंट्री आज के लास्ट पार्ट में, इस चैप्टर के, जो कि है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आज के लास्ट वाले पार्ट में, इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी बेसिक चीज़ें भी कवर करेंगे जो लग रही है हम लोग को। इसी के साथ साथ साइड बाय साइड यहाँ से आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहेंगे आपके, जैसे कि क्रिटिकल टेम्परेचर, वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, ये सब भी आज के क्लास में कवर होगा। आई नो यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस लेक्चर। तो चलिए गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं हम लोग हमारे इस वाले पार्ट को। सबसे पहली तो बात ये है कि हम लोगों ने रियल गैस और आइडियल गैस लास्ट वाले क्लास में पढ़ा था। ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी डेरिवेशंस थे वो भी हम लोगों ने देखे थे, जितने भी लॉस थे वो भी हम लोगों ने देखे थे, और लॉस के जो भी एक्सप्रेशंस थे, उनके जो भी ग्राफ थे, वो भी हम लोगों ने बढ़िया तरीके से देख लिए थे। लेकिन हाँ, एक पार्ट रह गया था उस पर्टिकुलर सेक्शन का, और वो था आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये रियल गैस और आइडियल गैस तो लास्ट वाले क्लास में पढ़ा दिया था, अभी फिर से क्यों पढ़ा रही हूँ। लेकिन सुनो भाई, हम लोगों ने रियल गैस का डेफिनेशन पढ़ा था, आइडियल गैस का डेफिनेशन पढ़ा था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स पढ़े थे लास्ट क्लास में, लेकिन डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस नहीं पढ़ा था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल गैस और रियल गैस, एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम इजी फॉर्मेट में। आपको लग रहा होगा इसमें कितने सारे पॉइंट्स हैं, इतने सारे पॉइंट्स को कौन याद रखेगा, लेकिन सीरियसली बता रही हूँ, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। ऐसा पढ़ाऊंगी ना आपको कि 5 मिनट के बाद जब आप लोग ये देखोगे तो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन आप लोग खुद ही फिलअप कर दोगे। इतना बढ़िया तरीके से, इतना कड़ाकेदार तरीके से मैं आपको समझा के दूंगी। तो आई नो यू ऑल आर वेरी ईगर टू स्टडी दिस। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पार्ट को। तो सबसे पहला पार्ट है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन द आइडियल गैस। एक तरफ हम लोग ले रहे हैं गाइस आइडियल गैस, और सेकेंड तरफ हम लोग ले रहे हैं आपका रियल गैस, आइडियल गैस एंड रियल गैस। ठीक है, अब पता है कोई भी चीज़ को कंपैरेटिव स्टडी करना बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है ना, वो ये है कि अगर आपको डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स मिल जाए ना, कि कौन से पॉइंट्स की हेल्प से हमको दो चीज़ों में कंपैरिजन करना है, तो बिलीव मी ये पार्ट बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वो कौन से पॉइंट्स रहेंगे जिसके बेसिस पे हम लोग ये डिस्टिंग्विश करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे ओबे द लॉ और नॉट। ओबे द लॉ और नॉट, लॉ को ओबे करेगा या नहीं करेगा, ये आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा जो हम लोग को डिस्टिंग्विश करना है। सेकेंड पॉइंट रहेगा आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या रहेगा, वो आपका रहेगा सेकेंड पॉइंट। ठीक है, फॉर्मूला आपका सेकेंड पॉइंट रहेगा। सेकेंड पॉइंट के बाद में हम लोग देखेंगे कोलिजन का नेचर कैसा रहेगा, कोलिजन का नेचर कैसा रहेगा। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये तो डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक में भी दे रखा है। सुनो भाई, बुक में दे रखा होगा, बट बुक में टफ लैंग्वेज में दे रखा है। सेकंड थिंग, बुक में ये लेफ्ट साइड में पॉइंट्स थोड़ी दिए। अगर ये पॉइंट्स ही नहीं दिए जाएंगे तो डिस्टिंग्विश करने के लिए रट्टा मारना पड़ेगा कि पहले पॉइंट में ये लिखना है, सेकंड पॉइंट में वो लिखना है, थर्ड पॉइंट में वो लिखना है, खूब रट्टा मारना पड़ेगा। बट अगर आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे तो सीरियसली बताओ क्या रट्टा मारना पड़ेगा? अरे बिल्कुल नहीं मारना पड़ेगा। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। कोलिजन के नेचर के बाद में आपका आएगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी उसका लॉस होगा या नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम कंपैरिजन विथ टोटल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम कंपैरिजन विथ टोटल वॉल्यूम। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका लिक्विफाई एट लोअर टेम्परेचर और नॉट। लिक्विफाई एट लोअर टेम्परेचर और नॉट। और लास्ट पॉइंट रहेगा आपका एग्जिस्टेंस पर। देखो
अब मैंने सारे के सारे पॉइंट्स जो भी थे ना डिस्टिंग्विशिंग के सब लिख दिए। अब तो मेरे ख्याल से किसी को भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। अब ये डिस्टिंग्विश बिटवीन जो फ्रेम करना है ना, ये तो मुझे पता है हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। अब ऐसा ध्यान से देखो ना, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन देखोगे ना, 5 मिनट के बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ, अश्योरेंस देती हूँ, सारे के सारे खुद ही फिलअप करने लग जाएंगे, आगे वाले को भी समझाने बैठ जाएंगे, इतना बढ़िया तरीके से समझा के दूंगी। तो चलिए गाइस, जल्दी से देखते हैं हम लोग इस पार्ट को फटाफट। अब सबसे पहले आपको बोल रखा है आइडियल गैस। भाई आप सबको पता है, एक ऐसा स्टूडेंट जो सबकी सुनता है, जो बहुत सारी पढ़ाई करता है, बहुत सबकी सुनता है, बहुत ही आदर्श बच्चा है मैं बोलूँगी। आज के ज़माने में, आज की जनरेशन में तो ऐसा बच्चा मिलना मुश्किल है। अब आधे लोग बोलेंगे वो तो हम ही हैं, वो तो क्या पता मुझे है या नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर हूँ। तो कहना मुझे ये है कि एक ऐसा स्टूडेंट जो सबकी सुनता है, खूब ज़्यादा पढ़ाई करता है, खूब ज़्यादा स्टूडियस है, सोशल मीडिया को बिल्कुल टच भी नहीं करता है, व्हाट्सएप फेसबुक को हाथ भी नहीं लगाता है, ऐसे स्टूडेंट को हम लोग बोलते हैं भाई ये बहुत आइडियल स्टूडेंट है। तो ऐसी गैस को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल गैस। एक ऐसी गैस जो सबकी सुनती है, सबकी बात मानती है, सभी लॉस को फॉलो करती है, उस गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल गैस। मतलब मैं क्या लिखूँगी? आइडियल गैस, आइडियल गैस obeys all the laws। आइडियल गैस ओबे ऑल द लॉज, सारे लॉज को वो फॉलो करती है, स्पेशली बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को, और वैसे वो सारे लॉज को फॉलो करती है। ठीक है, अब मुझे बताओ रियल गैस। रियल गैस मतलब रियल स्टूडेंट, मतलब ही हम लोग के आज के बच्चे, जो भी आज के स्टूडेंट्स हैं ना, वो किसी की नहीं सुनते। वो तो बस अपनी मनमानी करते हैं। सोशल मीडिया तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, दे लव लाइक एनीथिंग। और पढ़ाई बस वो साइड बाय साइड ऐसे दिखाने के लिए करते हैं। रियल स्टूडेंट, आजकल की रियल जनरेशन ऐसी ही है। मतलब वो क्या किसी की सुनते? अरे भाई किसी की नहीं सुनते, वो दूसरों को 4 बातें सुना देते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं बोलूँगी रियल गैसेस, जो रियल गैसेस है ना, रियल स्टूडेंट के जैसे होती है, बिल्कुल किसी की नहीं सुनती, बस अपनी चलाती है, कोई भी लॉ को ओबे नहीं करती। वो बोलती मैं क्यों किसी लॉ को ओबे करूँ, बाकी लॉज मुझे ओबे करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रियल गैस डू नॉट ओबे, रियल गैस डू नॉट ओबे एनी लॉ। कोई भी लॉ को वो फॉलो नहीं करती है, ओबे नहीं करती, किसी की नहीं सुनती, वो किसी की नहीं। आजकल के बच्चे ना बिल्कुल इसी तरीके से रहते हैं, बिल्कुल किसी की नहीं सुनते, कोई कुछ भी बोले इधर से सुनते इधर से निकाल लेते, बिल्कुल वैसी है रियल गैस। आइडियल कैसा है? एकदम आदर्श बच्चा बेचारा, सबकी सुनता है, सभी लॉ को फॉलो करता है। चलिए अब देखेंगे हम लोग फॉर्मूले को, कि फॉर्मूला क्या रहेगा। अरे भाई सोचने की बात है, सोचने की बात है, नाम ही क्या है? आइडियल गैस। तो इक्वेशन भी कौन सा फॉलो करेगी? आइडियल गैस इक्वेशन। फॉर्मूला क्या रहेगा? पी अपॉन एन आर टी इक्वल्स टू 1। पी अपॉन एन आर टी जो होता है ना, वो 1 के इक्वल होता है, 1 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि नाम ही है आइडियल गैस। तो भाई आइडियल गैस इक्वेशन को तो फॉलो करेगा ना। चलिए यहाँ पे आ जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, आधे लोग क्या करते हैं, इसके लिए भी रट्टा मारते हैं कि आइडियल गैस में पी अपॉन एन आर टी इक्वल्स टू 1 होता है, रियल गैस में 1 नहीं। इसको क्या रट्टा मारना है भाई? आइडियल गैस है तो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी, और रियल गैस है तो क्या वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी? नहीं। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू बोले तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या आएगा? नॉट इक्वल्स टू 1। काम खत्म भाई। क्या करना क्या है, इसका उल्टा यहाँ कर देने का, काम खत्म। तभी तो डिस्टिंग्विशिंग फॉर्म में है। चलिए कोलिजन का नेचर। यहाँ पे जो कोलिजन का नेचर होता है ना भाई, ये इलास्टिक नेचर होता है। कोलिजन का नेचर कैसा होता है? इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन का नेचर कैसा होता है? इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, और यहाँ पे कैसा रहता है? यहाँ पे कोलिजन का नेचर रहता है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन होता है यहाँ पे कोलिजन का नेचर। ठीक है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं एक बार। चलिए भाई इलास्टिक कोलिजन को समझते हैं। सबसे पहली बात देखो, सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, ये सेकेंड मॉलिक्यूल है। ध्यान से देखना ज़रा, ये दोनों एक दूसरे के साथ में टकराए, देखो बिल्कुल इस तरीके से टकराए। इनकी एनर्जी बिल्कुल होती थी, फिर से टकराए, बस कोरा इनका घूमना चालू है, खूब टकराएंगे। बट क्या इनके एनर्जी में कोई फ़र्क पड़ा? नहीं। पहले जैसे टकराए और टकराएंगे, और इधर उधर घूमेंगे और टकराएंगे, और इधर उधर घूमेंगे और कोलाइड होंगे, बहुत बार कोलाइड होंगे, बहुत बार। लेकिन क्या इनके एनर्जी में कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं। तो ऐसे कोलिजन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। मतलब ऐसे कोलिजन जिसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो ऐसे कोलिजन दिखाते हैं भाई आपके आइडियल गैस। देखो इधर फिर से किस तरीके से, देखो ये घूम रहे कोलाइड हुए, फिर और घूमेंगे और घूमेंगे। कोलिजन मतलब क्या? टकराना।
और घूमेंगे और टकराएंगे और टकराएंगे, बट इनकी एनर्जी में कोई लॉस हुआ क्या? कोई लॉस नहीं हुआ। अब देखेंगे इन इलास्टिक में, अरे भाई इलास्टिक में एनर्जी का लॉस नहीं होने वाला है, इन इलास्टिक में क्या रहेगा उसका उल्टा। अब देखो क्या होगा, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इन इलास्टिक कोलिजन ज़रा देखना, ये एक मॉलिक्यूल आए, ये टकराया, अब दोनों की एनर्जी एकदम बेचारी की कम हो गई, टाई टाई फीस हो गया, दोनों जाके गिर गए। फिर दूसरे दो और मॉलिक्यूल आए और टकराए बेचारे, और टाई टाई फीस हो गए और जाके गिर गए। और कोई मॉलिक्यूल आए फिर से टकराए, टाई टाई फीस होके और गिर गए। मतलब क्या देखा आपने कि यहाँ पे इन इलास्टिक कोलिजन है, मतलब कोलिजन होने के बाद में एनर्जी क्या हो गई? पूरी एनर्जी उनकी ख़त्म हो गई। पूरी एनर्जी उनकी क्या हो गई भाई? लॉस हो गई। समझे या नहीं समझे? तो ऐसे कोलिजन जिसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। और ऐसे कोलिजन जिसमें टकराने के बाद, जिसमें कोलिजन के बाद एनर्जी का लॉस हो जाता है, बेचारे नीचे गिर जाते हैं टकराने के बाद में, एनर्जी का लॉस हो गया उनके, क्या नाम रहेगा ऐसे कोलिजन का? इन इलास्टिक कोलिजन। समझे या नहीं समझे? चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अब आपको बोल रखा है काइनेटिक एनर्जी, सोचने की बात है भाई, सोचने की। यहाँ पे कोलिजन का नेचर है इलास्टिक कोलिजन, कोई फर्क नहीं पड़ा, टकराने के बाद तो उनकी एनर्जी और डबल टिबल हो गई, और टकराते और घूमेंगे इधर उधर, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? देयर इज़ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देयर इज़ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा क्योंकि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अब भाई सोचने की बात है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, जब यहाँ पे इलास्टिक था तो यहाँ पे इन इलास्टिक था, अब यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है? लॉस होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी? देयर इज़ ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देयर इज़ ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समझे या नहीं समझे? बढ़ेंगे आगे की तरफ। एक्चुअल वॉल्यूम कंपैरिजन विद द टोटल वॉल्यूम। अब मुझे ये बताना है कि एक्चुअल वॉल्यूम का कंपैरिजन कैसा होता है टोटल वॉल्यूम से। तो यहाँ पे मुझे ये लिखना है, इनका जो भी एक्चुअल वॉल्यूम होता है ना, एक्चुअल वॉल्यूम इज़ नेग्लिजिबल, एक्चुअल वॉल्यूम इज़ नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम, एज़ कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम। जो भी एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल रहता है, वो नहीं के बराबर रहता है एज़ कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम। ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये बहुत सारे MCQs में, बहुत सारे एंट्रेंसेस के क्वेश्चंस में भी आया है। आई थिंक कि MST CT में भी आया है ये वाला क्वेश्चन। तो देखो, अगर आप ये सारे क्लासेस करते हो तो आपको MST CT में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे भी जो बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं ना, जो थ्योरेटिकल सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, दिस आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन द एग्जाम्स, राइट। तो एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम। यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे जो भी आपका एक्चुअल वॉल्यूम होता है, एक्चुअल वॉल्यूम जो रहता है ना मॉलिक्यूल्स का, इज सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट रहता है एज़ कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम, एज़ कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम। देखो भाई, ये तो रट्टा मारने वाला सेंटेंस है, लेकिन यहाँ से भी MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आइडियल गैस के लिए एक्चुअल वॉल्यूम जो रहता है वो कैसा रहता है? नेग्लिजिबल रहता है, सिग्निफिकेंट रहता है। तो याद रखना है, एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है आइडियल गैस में वो नेग्लिजिबल होता है, वो नहीं के बराबर होता है एज़ कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम। बट रियल गैस में वो मैटर करता है, एक्चुअल वॉल्यूम भी अच्छा खासा होता है। चलिए मूव करेंगे। लिक्विफाई, लिक्विफाई। अब मुझे आप लोग बताओ भाई, ये गैस आइडियल गैस है, इसको हम लोग लिक्विफाई नहीं कर सकते। खुद ही सोचो, उसका नाम ही है आइडियल, आइडियल बिहेवियर शो करने वाला है वो गैस फॉर्म में, आइडियल गैस है, आइडियल बिहेवियर शो करने वाला है वो गैस फॉर्म में। तो क्या हम उसको लिक्विफाई कर सकते हैं? लोअर टेम्परेचर पे नहीं कर सकते। कंडीशन क्या दे रखी देखो, लिक्विफाई एट लोअर टेम्परेचर और नॉट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कैन नॉट लिक्विफाई, कैन नॉट लिक्विफाई एट लोअर टेम्परेचर, कैन नॉट लिक्विफाई एट लोअर टेम्परेचर। ये भी क्वेश्चन MCQ टाइप के क्वेश्चन में 1-2 एंट्रेंसेस में पूछा गया है कि आइडियल गैस जो होता है हम लोग उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते, बट भाई कंडीशन याद रखना है, लोअर टेम्परेचर पे नहीं कर सकते। अब आप लोग खुद ही बता दो भाई, आइडियल गैस का उल्टा रियल गैस होता है। अब आइडियल गैस में हम लोग लोअर टेम्परेचर पे लिक्विफाई नहीं कर सकते, तो रियल गैस में क्या होगा? कर सकते हैं, वही आएगा ना। तो क्या लिखेंगे भाई? कैन बी लिक्विफाइड, कैन बी लिक्विफाइड एट लोअर टेम्परेचर, एट लोअर टेम्परेचर बाय कूलिंग एंड कंप्रेशन, बाय कूलिंग एंड कंप्रेशन। उसको हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं लोअर टेम्परेचर पर, बट कैसे?
अरे भाई गैस को लिक्विफाई करना है, कैसे करेंगे? कूल करके ही करेंगे। चलिए आगे मूव होंगे। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, वो बोल रहा है एग्जिस्टेंस। अब आप लोग मुझे खुद ही बताओ भाई, आइडियल गैस बोल रखा है, मतलब ही आइडियल स्टूडेंट के बराबर है, मतलब ही आदर्श बच्चा जो सबकी सुनता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाकू है, खूब ज़्यादा पढ़ाई करता है, सोशल मीडिया को तो टच भी नहीं करता। क्या आज के जनरेशन में ऐसे कोई स्टूडेंट एग्जिस्ट भी करते हैं क्या? बड़े मुश्किल से। सारे स्टूडेंट बोलेंगे नहीं भाई व्हाट्सएप फेसबुक तो मेरा फेवरेट है, मैं तो छोड़ नहीं सकता हूँ, भले मैं पढ़ाई छोड़ सकता हूँ बट ये नहीं छोड़ सकता हूँ, है ना। तो ये जो स्टूडेंट है भाई, ये तो आइडियल स्टूडेंट है, जो सबकी सुनते हैं, सबकी बात मानते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, खूब स्टूडियस है, बिल्कुल सोशल मीडिया को टच नहीं करते। ऐसे कोई स्टूडेंट आज के ज़माने में तो एग्जिस्ट नहीं करते। तो मैं क्या लिखूँगी? बिल्कुल वैसे ही आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस डज नॉट एग्जिस्ट, आइडियल गैस डज नॉट एग्जिस्ट। जनरली तो वो एग्जिस्ट नहीं करती, बहुत मुश्किल है भाई मिलना। और आप लोग मुझे बताओ रियल गैस मतलब आजकल के स्टूडेंट, आजकल के रियलिटी जो बिल्कुल किसी की सुनती नहीं है, दो बातें किसी और को सुना के आ जाती है बट किसी की सुनती नहीं है, पढ़ाई भी करती है, सोशल मीडिया भी यूज़ करती है और खूब मस्ती खोर रहती है। तो ऐसे गैस एग्जिस्ट करती है भाई, भर भर के एग्जिस्ट करती है, हम सब उसके एग्जाम्पल तो है। तो मैं क्या लिखूँगी? रियल गैसेस एग्जिस्ट, रियल गैसेस एग्जिस्ट। तो देखो बुक में ये डिस्टिंग्विश बिटवीन था बट बहुत टफ लैंग्वेज में था। अब उतना आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा क्या? नहीं भाई, मैंने इसी टफ वाले डिस्टिंग्विश बिटवीन को बहुत ईजी बना दिया है। पॉइंट वाइज तो ईजी बना दिया है, कंसेप्ट वाइज तो ईजी बना दिया है, पॉइंट सारे कवर किए, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम मैंने डिस्टिंग्विश बिटवीन के पॉइंट्स लिखवा दिए। ये पॉइंट लिखने से क्या हो गया ना, ये पार्ट को लिखना इट्स वेरी इजी फॉर यू राइट नाउ। यस गाइस, तो चलिए सारे के सारे ले लो इसका क्या स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, आफ्टर दिस अब हम लोग देखेंगे आपका लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, कि गैस जो होती है उसको लिक्विफाई तो हम लोग करते हैं बट कैसे कैसे वो टेम्परेचर के साथ में वेरी करती है। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग देखेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब आधे लोग बोलेंगे मैम बुक में तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस जो है उसका हेडिंग दिया है एट विथ क्रिटिकल कांस्टेंट, तो आप तो हमको क्रिटिकल कांस्टेंट के बारे में बताया नहीं, तो बट टेंशन नहीं लेना है, पहले लिक्विफिकेशन को देखेंगे फिर आराम से हम लोग क्रिटिकल कांस्टेंट को भी देखेंगे, सब कुछ लूँगी मैं, टेंशन लेने का नहीं बस देने का। तो चलिए गाइज देखते हैं हम लोग लिक्विफिकेशन ऑफ गैस को विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। चलिए देखेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस को, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। चलिए सबसे पहले देखेंगे लिक्विफिकेशन को। देखने से पहले एक बात कहना मुझे ये है कि जो भी आपकी रियल गैसेस रहती है, दिमाग में हमेशा ऐसे कन्फ्यूजन आता है ना कि मैम क्या रियल गैसेस कभी आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर सकती, मतलब क्या जो आजकल के स्टूडेंट है वो स्टूडियस नहीं बन सकते, वो आदर्श बच्चे नहीं बन सकते? तो बिल्कुल भाई बन सकते हैं। अब उसके लिए कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आई एम जस्ट मीन टू से कि जो भी रियल गैसेस है ना वो भी आइडियल बिहेवियर शो करती है, लेकिन कब पता है? एट हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है ना, तो जो भी आपकी रियल गैसेस रहती है ना वो भी आइडियल बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देती है। तो कहना मुझे यहाँ पे ये है कि जो भी आपकी रियल गैसेस होती है ना वो शो करती है भाई आइडियल बिहेवियर। रियल गैसेस जो होती है ना वो शो करती है आइडियल बिहेवियर, बट एट हायर टेम्परेचर, बट एट हायर टेम्परेचर पे रियल गैसेस जो होती है भाई वो भी आपको आइडियल बिहेवियर दिखाती है। भाई ये वाला पार्ट जो है ना ये भी एमसीक्यू में बहुत सारे एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, कंडीशन दे रखी थी वहाँ पे। आपको याद रखना है कि रियल गैसेस जो होती है वो आइडियल बिहेवियर शो करती है, और कंडीशन कौन सी रहती है? हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रियल गैसेस भी आइडियल बिहेवियर शो करना स्टार्ट करती है। फिर दिमाग में आता है मैम ये थेरोटिकल हमको क्या समझा रहे हैं, हमको ग्राफिकली समझाओ ना। तो सुनो भाई, इसके बाद में अब किसकी एंट्री होने वाली है? अब एंट्री होंगी हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो चलिए गाइस देखते हैं हम लोग हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। तो भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको सबसे पहले किसको ड्रॉ करना पड़ेगा? हम लोग सबसे पहले करेंगे हमारे ग्राफ को ड्रॉ।
तो देखो मैंने कुछ इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। ये है भाई हमारा ग्राफ, इस एक्सिस पे मैंने प्रेशर को लिया है, इसी प्रेशर को मैं पी से रिप्रेजेंट करूँगी। अब आधे लोग बोलेंगे मैम पी से क्यों, भाई सब समझने वाला है, थोड़ा सा वेट करो। यहाँ पे हम लोग लेंगे भाई आपके वॉल्यूम को लेंगे यहाँ पे, और वॉल्यूम में हम लोग यहाँ पे लेंगे वीसी, ठीक है। चलिए ये जो है ये आपका टेम्परेचर कर्व है, ये आपका बॉयल्स लॉ का कर्व है एट 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस पे ले रखा है। और ये है आपका प्रेशर वॉल्यूम कर्व, ये है आपका प्रेशर वॉल्यूम कर्व और पीवी कर्व फॉर CO2 गैस और ऑफ CO2 गैस। CO2 गैस मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए हम लोगों ने प्रेशर वॉल्यूम कर्व को ड्रॉ किया है। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये पीवी कर्व क्यों, अरे भाई एक एक्सिस पे किसको लिया, प्रेशर को, दूसरे एक्सिस पे किसको लिया, वॉल्यूम को, इसलिए कर्व का नाम भी क्या रहेगा, पीवी कर्व। किसका है भाई, CO2 गैस का, तो नाम तो CO2 गैस का देना पड़ेगा ना, नहीं तो वो बोलेगा भाई मेरा कर्व है और मेरा नाम नहीं दिया, ऐसे कैसे चलेगा, मेरा नाम तो देना पड़ेगा ना। अब चलो ठीक है, आधे लोग बोलेंगे काम की बात करो, तो चलिए भाई काम की बात करेंगे। अब कहना मुझे यहाँ पे ये है कि जो भी आपका, जैसे कि मैंने बताया है रियल गैसेस शो करता है आइडियल बिहेवियर एट द हायर टेम्परेचर। तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि जो भी आपकी CO2 गैस रहती है ना, CO2 गैस वो शो करती है आइडियल बिहेवियर को, वो शो करती है भाई आइडियल बिहेवियर को, ठीक है, आइडियल बिहेवियर को वो शो करती है, मीन्स इट ओबेस बॉयल्स लॉ कर्व, बॉयल्स लॉ कर्व को वो ओबे करती है, फॉलो करती है बॉयल्स लॉ कर्व को एट हायर टेम्परेचर विच इज़ योर 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। सुनो क्या बोला गया था कि जो भी आपकी रियल गैसेस रहती है ना वो आइडियल बिहेवियर को शो करती है जब टेम्परेचर कैसा होता है, हाई होता है। अब भाई देखो ये 50 डिग्री सेल्सियस है, हायर टेम्परेचर है, तो ये जो रियल गैस है मतलब ये जो CO2 गैस है ये भी आइडियल बिहेवियर को शो करेगा, ये भी आइडियल बिहेवियर को ओबे करेगा, ये भी बॉयल्स लॉ कर्व को फॉलो करेगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कैसा है 50 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कैसा है ज़्यादा, हाई, ठीक है। चलिए भाई ये तो समझ गया। फिर आगे आप लोगों ने ये देखा कि जो भी आपकी CO2 गैस है ना, CO2 गैस एट द लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर का ही मतलब है लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस। लोअर टेम्परेचर मतलब ही लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस जो होता है शोज़ डेविएशन, वो डेविएशन को शो करता है फ्रॉम बॉयल्स लॉ कर्व, बॉयल्स लॉ कर्व से वो डेविएशन को शो करता है भाई। मतलब कहना मुझे यहाँ पे जो है ना, वो ये है कि जो भी आपका ये वाला कर्व है ना वो देखो अलग अलग टेम्परेचर पे, अगर मैं 50 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे जाऊँगी, अगर मैं 50 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे जाऊँगी ना, तो आप लोगों ने यहाँ पे जो देखा ना वो ये है कि जो भी आपका कर्व है देखो वो किस तरीके से डेविएट होते जा रहा है, मतलब वो नॉर्मल लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। अब ये जो टेम्परेचर है ना, ये टेम्परेचर आपके यहाँ पे है लेस देन 50 डिग्री, भाई यहाँ पे आपके टेम्परेचर कैसे है 50 डिग्री से यहाँ पे टेम्परेचर कम है। तो ये देखो किस तरीके से आपको डेविएशन दिखा रहा है, क्या ये नॉर्मल कर्व को फॉलो कर रहा है, नहीं। मतलब यहाँ पे मैंने प्रूफ करके दिखाया ग्राफिकली कि जो भी आपकी रियल गैसेस रहती है ना वो आइडियल बिहेवियर को शो करती है, बट ओनली एट द हायर टेम्परेचर दैट इज़ 50 डिग्री सेल्सियस। जब उसके नीचे जाएंगे, जब टेम्परेचर को कम करेंगे ना, तो वो कोई आइडियल बिहेवियर नहीं दिखाने वाला, वो उल्टा डेविएशन दिखाएगा आइडियल बिहेवियर से। समझे या नहीं समझे, तो बस वही वाली चीज़ यहाँ पे लिख दी भाई मैंने। चलिए ये तो समझ गया। अब इसके आगे का पार्ट हम लोगों को पढ़ने का है, ठीक है। तो आगे का पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, उससे पहले सारे के सारे ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। अब आधे लोग बोलेंगे मैम यहाँ पे टेम्परेचर क्यों नहीं बताया, अरे भाई वो टेम्परेचर पढ़ के कोई मतलब नहीं है, वो लेस देन है, बस आपको दिखा देना है वहाँ पे कि टेम्परेचर लेस देन 50 डिग्री। इतने सारे टेम्परेचर थोड़ी अपन रट्टा मारने वाले। लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई अब हम लोग लेंगे एंट्री अपने क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स के अंडर में। क्रिटिकल कांस्टेंट वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको वो सारे के सारे कंसेप्ट्स को समझने के लिए। और सीरियसली बता रही हूँ बहुत ही ईजी है, जितना हार्ड आप समझ रहे हो ना उतना तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हार्ड होगा तो भी अपना क्या जाता है, मैं तो उसको एकदम ईजी बना के दे दूँगी भाई, आपको टेंशन लेने का नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग सारे के सारे क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स को।
तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे ना वो रहेंगे हमारे क्रिटिकल कांस्टेंट, कि हमको कौन से क्रिटिकल कांस्टेंट को डिस्कस करना है, कौन से क्रिटिकल कांस्टेंट को हमको स्टडी करना है। सबसे पहला क्रिटिकल कांस्टेंट जो हमको पढ़ना है भाई वो रहेगा आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर को हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग टीसी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब टीसी क्यों भाई? सी फॉर क्रिटिकल एंड टी फॉर टेम्परेचर, काम खत्म। चलिए बढ़ेंगे आगे। सेकंड क्रिटिकल कांस्टेंट जो हमको पढ़ना है भाई वो है आपका क्रिटिकल वॉल्यूम। कैसे लिखेंगे भाई? सुनो रे सुनो, क्रिटिकल टेम्परेचर को कैसे लिखा? टीसी। क्रिटिकल वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे? वीसी। और जो तीसरा रहेगा ना वो क्या रहेगा? बस बहुत सही। तीसरा क्रिटिकल कांस्टेंट आपका रहता है क्रिटिकल प्रेशर। अगर क्रिटिकल वॉल्यूम को लिखा वीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर को लिखा टीसी, तो क्रिटिकल प्रेशर को क्या लिखेंगे? पीसी। तो ये तीनों होते हैं भाई आपके सारे के सारे क्रिटिकल कांस्टेंट, जिनको अभी हम लोग डेफिनेशन के हेल्प से देखने वाले हैं एकदम बढ़िया तरीके से। तो उससे पहले अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, अदरवाइज डिस्कस कर लेते हैं। चलिए मूव करते हैं भाई आगे की तरफ। चलिए तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर को। सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो है आपकी क्रिटिकल टेम्परेचर की। क्रिटिकल टेम्परेचर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई? टीसी से। तो चलिए इसका एक बार डेफिनेशन लिख देते, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ, फिर मैं आपको समझा के दूंगी, टेंशन लेने का नहीं बस। द टेम्परेचर above which the gases cannot be liquefied. The temperature above which the gases cannot be liquefied by increasing the pressure also, or pressure, is called as critical temperature, और TC। मतलब कहना मुझे यहाँ पे जो है ना भाई वो ये है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर में हम लोग गैसेस को लिक्विफाई बिल्कुल ही नहीं कर सकते। चाहे प्रेशर कितना भी बढ़ा लो, कुछ भी बढ़ा लो, प्रेशर कितना भी इंक्रीज करवा लो, बट गैसेस को हम लोग लिक्विफाई नहीं कर सकते। ऐसे टेम्परेचर को हम लोग सारे के सारे क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। सुनो भाई सुनो, ध्यान से देखो। आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्ज़र्व किया ना वो ये ऑब्ज़र्व किया कि देखो ये जो है ना भाई ये आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है। अगर मैं आपको ये बता दूँ, जस्ट मैं आपको ये बता देती हूँ, देखो अब ये टेम्परेचर के ऊपर में जैसे कोई भी सब्सटेंस का एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। लेट अस से मैं आपको एक कर्व की हेल्प से समझाती हूँ, ठीक है। एनी गैस, कोई भी गैस आप ले लो भाई, मैंने लिया है कोई भी एनी गैस हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने ये बताया कि सपोज़ इस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ना लेट अस से वो 5 डिग्री सेल्सियस है। लेट अस से चलो इसको समझ लेते हैं हम लोग 30 डिग्री सेल्सियस में मान लेती हूँ। कोई भी गैस मैंने ले ली, XYZ नाम की गैस है आपकी, ठीक है। उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन पर्पज से बढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस टेम्परेचर के ऊपर में आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, चाहे प्रेशर कितना भी बढ़ा दो। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर कितना भी बढ़ा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। XYZ जो गैस है ना वो बोलेंगी भाई मेरा क्रिटिकल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, इसके ऊपर में तो मैं बिल्कुल भी लिक्विफाई नहीं होने वाली, इसके ऊपर में तो मैं बिल्कुल भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगी, चाहे प्रेशर जितना बढ़ाना है बढ़ा ले। समझे या नहीं समझे? तो XYZ नाम की एक गैस है, वो गैस बोलती है भाई इस टेम्परेचर के ऊपर में मैं बिल्कुल भी लिक्विफाई नहीं होने वाली, बिल्कुल भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होने वाली, चाहे तो प्रेशर कितना भी बढ़ा ले। तो ऐसे टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर में गैसेस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, चाहे प्रेशर कितना भी बढ़ा लो। ऐसे टेम्परेचर को हम लोग सारे के सारे क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन को। भाई नेक्स्ट डेफिनेशन जो होती है वो होती है आपकी क्रिटिकल वॉल्यूम। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये क्रिटिकल वॉल्यूम की फिर से क्या डेफिनेशन रट्टा मारना पड़ेगा? कि कितने डेफिनेशन हम रट्टा मारे? अरे भाई सुनो रे, सिर्फ एक ही डेफिनेशन रट्टा मारना है, वो भी अब रट्टा नहीं मारना है क्योंकि मैंने आपको कड़ाकेदार तरीके से समझा के दिया ना। अब ये दोनों डेफिनेशन तो एकदम ही आसान है, सिर्फ देखो क्या बताती हूँ मैं। मेरे को यहाँ पे ये बोलने का है
द मोलर वॉल्यूम, द मोलर वॉल्यूम at the critical temperature, the molar volume at the critical temperature is called as critical volume। देखो कितना आसान था, मतलब ही क्रिटिकल वॉल्यूम दे रखा है तो क्या बोलना है, द वॉल्यूम एट क्रिटिकल टेम्परेचर, या तो मोलर वॉल्यूम एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रिटिकल वॉल्यूम। देखो कैसे, जो भी आपका वॉल्यूम रहेगा ना एट क्रिटिकल टेम्परेचर, जो भी आपका वॉल्यूम रहेगा ना एट क्रिटिकल टेम्परेचर, ऐसे वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम। वॉल्यूम एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वॉल्यूम। चलिए भाई मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। अब तीसरी एंट्री होने वाली है क्रिटिकल प्रेशर की। क्रिटिकल प्रेशर की एंट्री होंगी भाई। अब क्रिटिकल प्रेशर क्या बोलेगा भाई, क्रिटिकल प्रेशर क्या बोलेगा वो भी बहुत आसान है, देखना ज़रा। जो भी आपका मोलर वॉल्यूम रहता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे उसको क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। तो जो भी आपका प्रेशर रहेगा ना, जो भी आपका प्रेशर रहेगा ना एट द क्रिटिकल टेम्परेचर, एट द क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल प्रेशर, इज कॉल्ड एज क्रिटिकल प्रेशर। मतलब आपको यहाँ पे ये बोल रखा है कि जो भी आपका प्रेशर रहेगा ना, जो भी आपका प्रेशर रहेगा ना क्रिटिकल टेम्परेचर पर, जो भी आपका प्रेशर रहेगा ना क्रिटिकल टेम्परेचर पर, उसको हम लोग सारे के सारे क्या बोलेंगे, क्रिटिकल प्रेशर। समझे या नहीं समझे, देख लो फिर से। एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर में लिक्विड को गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, चाहे प्रेशर कितना भी बढ़ा लो, ऐसे टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। जो भी आपका वॉल्यूम रहेगा एट द क्रिटिकल टेम्परेचर उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वॉल्यूम। जो भी आपका प्रेशर रहेगा एट द क्रिटिकल टेम्परेचर उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल प्रेशर। ले लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, तो इसी के कंटिन्यूशन में अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे प्रॉब्लम नंबर 10.5 को। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं हम लोग हमारे प्रॉब्लम नंबर 10.5 को। चलिए देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 10.5 को। प्रॉब्लम 10.5 क्या कहता है। प्रॉब्लम 10.5 भाई दे रखा है आपको पेज नंबर 154 पर। तो चलिए आ जाएंगे सारे के सारे इस प्रॉब्लम पर। यहाँ पे ये बोल रखा है आपको क्वेश्चन में गिवन डेटा, देखो क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, गिवन डेटा क्या क्या दे रखा है। गिवन डेटा आपको दे रखा है कि जो भी आपका वाटर है ना, मतलब जो भी आपका पानी है ना, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो है 647.1 केल्विन। 647.1 केल्विन उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है। साइड बाय साइड आपको क्रिटिकल प्रेशर भी उसका दे रखा है भाई। उसका क्रिटिकल प्रेशर आपको दे रखा है 220.6 बार। मतलब आपको क्रिटिकल टेम्परेचर और आपको क्रिटिकल प्रेशर जो है ना वो आपको दे रखा है वाटर का, ठीक है। आपको बोल रखा है कि ऑर्डिनरी कंडीशन पर, एट ऑर्डिनरी कंडीशन, भाई ये तो आपकी क्रिटिकल कंडीशन है, एट क्रिटिकल कंडीशन और क्रिटिकल स्टेट। अब हमको बताना है एट ऑर्डिनरी कंडीशन, ऑर्डिनरी कंडीशंस पर आपका जो वाटर है ना उसका नेचर कैसा रहेगा। वो आपको ये पूछ रहा है कि गैस रहेगा, लिक्विड रहेगा या सॉलिड रहेगा। उसने आपको ये वाली चीज़ पूछी है। मतलब आई जस्ट मीन टू से, कहना मुझे यहाँ पे जो है वो ये है, वो आपको ये पूछना चाहता है कि वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर इतना है, क्रिटिकल प्रेशर इतना है, मतलब ये आपकी क्रिटिकल स्टेट पर दे रखा है। वो आपको ये पूछना चाहता है कि ऑर्डिनरी कंडीशंस पर वाटर का नेचर कैसे रहेगा। तो आपको बस इतना ही याद रखना है भाई कि जो भी आपकी ऑर्डिनरी कंडीशन रहती है, जो भी आपकी ऑर्डिनरी कंडीशंस रहती है ना, ऑर्डिनरी कंडीशंस पर जो भी आपका टेम्परेचर रहता है, जो भी आपका प्रेशर रहता है वो लेस रहता है देन एट टेम्परेचर 647.1 केल्विन एंड प्रेशर 220.6 बार। मतलब कहना मुझे ये है कि जो भी ऑर्डिनरी कंडीशंस पे आपका टेम्परेचर और प्रेशर रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा लेस रहता है इन टेम्परेचर और इन प्रेशर से। अब ये लेस है, मतलब भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके वाटर का नेचर रहेगा ना वो कैसा रहेगा, वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। सुनो भाई, ध्यान से सुनो। अगर मैं आपको बोलती थी
कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो हायर है देन द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, अगर मैं ऐसा बोलती थी कि टेम्परेचर और प्रेशर हायर है देन द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, तो आपको पता है भाई कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी ज़्यादा हो जाए तो हम लोग तो उस चीज़ को लिक्विफाई कर ही नहीं सकते। अभी देखा था ना थोड़ी देर पहले। लेकिन अब भाई यहाँ पे क्या बोल रखा है कि आपका जो टेम्परेचर और प्रेशर है ना वो ऑर्डिनरी कंडीशन पर है, वो जनरल कंडीशंस पर है, वो रूम टेम्परेचर पर है, तो वो तो इससे कम है ना, तो सब्सटेंस को लिक्विफाई कर सकते हैं। इसी का मतलब वो सब्सटेंस कैसे स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड स्टेट में। अगर अब सुनो, अगर टेम्परेचर और प्रेशर क्रिटिकल से हो जाए ज़्यादा तो हम उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कर लो। अगर टेम्परेचर और प्रेशर है क्रिटिकल कंडीशन से कम, क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल प्रेशर से कम, तो उस सब्सटेंस को हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं। इसीलिए आपका वाटर कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड स्टेट में। ले लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो कि है आपका प्रॉब्लम नंबर 10.6। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना देखेंगे सारे के सारे प्रॉब्लम नंबर 10.6 को। देखते हैं, वो भी दे रखा है पेज नंबर 154 पर ही। प्रॉब्लम नंबर 10.6, यहाँ पे आपको ये दे रखा है CO2 गैस आपको बोल रही थी। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं गिवन डेटा को, गिवन डेटा को हम लोग देख रहे हैं। उसमें आपको CO2 गैस दे रखी है, और जो भी CO2 गैस है ना, आपको ये बोल रखा है कि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू है 38.98 डिग्री सेल्सियस, उसके क्रिटिकल प्रेशर का वैल्यू है 73 एटमॉस्फेयर, 73 एटमॉस्फेयर उसके क्रिटिकल प्रेशर का वैल्यू आपको दे रखा है। साइड बाय साइड आपको वो ये पूछ रहा है कि पहली कंडीशन उसने आपको फर्स्ट कंडीशन दी है, कंडीशन नंबर 1। फर्स्ट कंडीशन में देखो वो क्या बोलना चाहता है आपको। फर्स्ट कंडीशन में वो आपको ये बोलना चाहता है कि अगर टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस और अगर प्रेशर जो है वो है आपका 73 एटमॉस्फेयर, ये कंडीशन उसने आपको दे रखी है। ठीक है भाई। फिर आपको उसने सेकंड कंडीशन में पूछा है, सेकंड कंडीशन में उसने आपको ये बोला है भाई कि जो भी आपका टेम्परेचर है ना वो 20 डिग्री सेल्सियस है और जो भी आपका प्रेशर है वो 50 एटमॉस्फेयर का है। ज़रा ध्यान देना। कहना मुझे यहाँ पे जो है वो आपको ये है, देखो एकदम आसान सा क्वेश्चन, एकदम इजी है, सिर्फ समझने की देरी है। कहना मुझे ये है, यहाँ पे आपको क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर CO2 गैस का दे रखा है। अब उसने आपको एक टेम्परेचर दिया और एक प्रेशर दिया, और वो आपको पूछ रहा है कि बताओ भाई इस पर्टिकुलर स्टेज में कितने फेजेस एग्जिस्ट करेंगे, कितने फेजेस एग्जिस्ट करेंगे, नंबर ऑफ फेजेस, कितने फेजेस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। और आपको वो ये पूछ रहा है इस टेम्परेचर पे कितने फेजेस एग्जिस्ट करेंगे, उसने आपको यहाँ पे ये भी पूछा है। चलिए भाई देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको यहाँ पे बोल रखा है, सबसे पहले आपको यहाँ पे बोल रखा है कि टेम्परेचर है इतना, प्रेशर है इतना। अब आप लोग ही मुझे बता दो भाई, आप लोग ही बता दो सारे के सारे, ये जो टेम्परेचर है ये 50 डिग्री सेल्सियस है, ये टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस, ये कैसा है, क्रिटिकल से ज़्यादा है। ये टेम्परेचर जो है ना आपके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू कितना है 38.98 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर को मत देखो भाई, प्रेशर को मत देखो, टेम्परेचर को देखो सारे के सारे। क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू दे रखा है 38.98 और ये टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। कैसा है, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है। और अगर कोई भी टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए, क्रिटिकल टेम्परेचर से बढ़ जाए, तो क्या हम वो गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मतलब कितने फेजेस एग्जिस्ट करेंगे, ओनली सिंगल फेज एग्जिस्ट करेगा भाई, सिंगल फेज एग्जिस्ट करेगा, और वो फेज का नाम क्या रहेगा, गैस। याद रखना। आधे लोग बोलेंगे मैम इसमें लिक्विड भी तो आएगा, अरे भाई याद रखना ये टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से है ज़्यादा, और अगर कोई भी टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से आ जाए ज़्यादा तो हम लोग उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ गैस में एग्जिस्ट करेगा। नीचे वाले इसमें आ जाएंगे। हाँ, आप लोगों ने यहाँ पे जो देखा ना वो ये देखा, यहाँ पर टेम्परेचर तो सिर्फ और सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस है, और ये टेम्परेचर कैसा है भाई, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है। देखो भाई
क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है CO2 गैस का 38.98 डिग्री सेल्सियस। गिवन टेम्परेचर कितना है 20। खुद नहीं बता, आप लोग खुद ही बता दो 38 से 20 कैसा है, छोटा। क्रिटिकल टेम्परेचर से टेम्परेचर कैसा है, कम। और अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम आ जाए तो हम वो गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, हम वो गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो फिर ऐसे केस में कौन से फेजेस एग्जिस्ट करेंगे, कौन से फेजेस एग्जिस्ट करेंगे, गैसियस फेज एंड लिक्विड फेज, दोनों के दोनों फेज एग्जिस्ट करेंगे भाई, गैस एंड लिक्विड। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तो वो गैस है ना भाई, गैस तो वो पहले से थी। अब टेम्परेचर क्रिटिकल से है कम तो हम उसको लिक्विफाई कर सकते हैं, इसलिए वो लिक्विड में भी एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे टेम्परेचर क्रिटिकल से कैसा था, ज़्यादा, तो हम उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते थे, मतलब वो लिक्विड में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिस्ट करेगी, गैस एग्जिस्ट करेंगी। समझे या नहीं समझे? ले लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे हमारे प्रॉब्लम नंबर 10.7 को। तो चलिए देखते हैं गाइज, आफ्टर प्रॉब्लम 10.6 हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 10.7 को। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10.7। प्रॉब्लम नंबर 10.7 में आपको ये बोल रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वाटर विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कौन से केस में वाटर को जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रहेगा और कौन से केस में लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, अब आपको 3 कंडीशन दे रखा है भाई, 3 कंडीशन आपको दे रखी है कि वाटर को हम लोग बॉईल कर रहे हैं, वाटर को हम लोग बॉईल कर रहे हैं, और 3 कंडीशन आपको दे रखी है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन आपको जो दे रखी है उन्होंने, वो ये है इन एन ओपन वेसल, इन एन ओपन वेसल। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन आपको जो दे रखी है उन्होंने, वो सेकंड कंडीशन दे रखी है आपको इन अ प्रेशर कुकर, इन ए प्रेशर कुकर। और थर्ड कंडीशन आपको जो दे रखी है वो है इन अ इवैक्यूएटेड वेसल, इन एन इवैक्यूएटेड वेसल। ठीक है भाई, चलिए देखेंगे। अब सबसे पहली बात जो है ना, सबसे पहली बात जो है ना भाई, वो बात ये है, ये वेसल कैसा है, ये वेसल है भाई आपका ओपन वेसल। ठीक है, कहना मुझे यहाँ पे ये है, ये वेसल ओपन है, बस ओपन है, और हम लोग इसके अंदर में मैंने पानी को लिया है और मैं इस पानी को बस भाई बॉईल करने वाली हूँ। ठीक है, सेकंड कंडीशन आपको दे रखी है ना प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर बना देते भाई। ये आपका कुकर है, ये कुकर की सीटी है। ठीक है, ये आपका कुकर है। ठीक है, और इस कुकर को भी भाई हम लोग गैस देने वाले हैं। ठीक है, ये आपकी सीटी है। फिर आपको ये ना इवैक्यूएटेड वेसल, इवैक्यूएटेड वेसल में आपको क्या बोल रखा है, एक ऐसा वेसल, एक ऐसा वेसल भाई जिसमें जो कि फ्री स्पेस है, मैं बोल सकती हूँ फ्री स्पेस, या तो मैं बोल सकती हूँ वैक्यूम, जिसमें आपका एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा 0 रहता है। ठीक है, वो रहता है आपका इवैक्यूएटेड स्पेस या तो इवैक्यूएटेड वेसल। चलिए भाई देखेंगे, आप लोगों ने यहाँ पे भी पानी को रखा है और यहाँ पे भी आप लोगों ने पानी को रखा है। तो क्या ऑब्जर्व हुआ, हम लोगों ने ऑब्जर्व यहाँ पे ये किया भाई, ये ऑब्जर्व किया हम लोगों ने, यहाँ पे भी गैस का सिंबल ड्रॉ कर देती हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया ना, वो ये किया भाई ऑब्जर्व ये किया कि जो भी प्रेशर था इन अ प्रेशर कुकर, वो कैसा रहता है, प्रेशर इन अ प्रेशर कुकर रहता है बहुत ज़्यादा। प्रेशर कैसा रहता है, प्रेशर इज़ वेरी हाई, प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अरे भाई सोचने की बात है, नाम ही है प्रेशर कुकर, तो जो भी आपका प्रेशर रहेगा जिसमें कोई भी सब्सटेंस एक्सपोज रहेगा वो कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई। अब यहाँ पे आपका जो प्रेशर रहता है ना, यहाँ पे आपका प्रेशर कैसा रहता है, मीडियम रहता है। अब भाई क्यों मीडियम, अरे भाई ये यूटेंसिल है जिसमें आप लोगों ने पानी को गर्म करने के लिए रखा है, मतलब अपना गंज उसको गैस पे चढ़ा दिया पानी के ऊपर रख के। क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे प्रेशर थोड़ा कम रहता है क्योंकि ये खुला हुआ है, ये प्रेशर कुकर है, प्रेशर खूब ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पे अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये तो क्लोज है, फिर इसका प्रेशर, अरे भाई याद रखने का, ये इवैक्यूएटेड वेसल है। इवैक्यूएटेड वेसल मतलब ऐसा वेसल जिसमें क्या होता है, बहुत सारी फ्री स्पेस, जिसमें वैक्यूम होता है, जिसका एक्सटर्नल प्रेशर कैसा रहता है, 0। तो यहाँ पे आपका जो भी प्रेशर है ना, ये कैसा है, ये 0 है, ये लोएस्ट है। अब आप लोगों को एक ही कंसेप्ट पता होना चाहिए, और वो कंसेप्ट जो होता है ना भाई, वो ये होता है कि प्रेशर
एट विच द सब्सटेंस इज एक्सपोज्ड, प्रेशर, एट विच द सब्सटेंस इज एक्सपोज्ड, एट विच द सब्सटेंस इज एक्सपोज्ड is directly proportional to the boiling temperature, is directly proportional to the boiling point। ठीक है, तो कहना मुझे यहाँ पे जो है ना वो ये है कि अगर प्रेशर है ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा रहेगा, ज़्यादा। अगर प्रेशर है कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा रहेगा, कम। अब यहाँ पे क्या ऑब्ज़र्व हुआ भाई, यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया कि प्रेशर कुकर में प्रेशर कैसा है, हाई। कैसा है भाई, प्रेशर हाई है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कैसा रहेगा, हाईएस्ट रहेगा या तो फिर हाई रहेगा। समझे या नहीं समझे? ठीक है, अब यहाँ पे आपका प्रेशर है 0। इन इवैक्यूएटेड वेसल में प्रेशर कैसा है भाई, 0 है, मिनिमम है प्रेशर। तो आपका बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा ना वाटर का, वो भी कैसा रहेगा, वो भी भाई मिनिमम रहेगा, मिनिमम रहेगा भाई, वो मिनिमम। और यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा, अगर प्रेशर है मीडियम तो जो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट है ना वाटर का वो भी कैसा रहेगा, मीडियम। तो जो भी आपका प्रेशर रहेगा, जो सब्सटेंस एक्सपोज्ड हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है बॉइलिंग पॉइंट को। अगर प्रेशर है ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी रहेगा ज़्यादा, अगर प्रेशर है सबसे कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी रहेगा सबसे कम, अगर प्रेशर है मीडियम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा रहेगा, मीडियम। समझे या नहीं समझे? ले लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ और हम लोग समझेंगे कि फ्लूइडिटी क्या होती है। फ्लूइडिटी जो होती है, या तो जो भी आपका फ्लूइड नेचर होता है वो क्या होता है, और हम लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट के दोनों कंडीशंस को। तो चलिए देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। अब सबसे पहले देखेंगे हम लोग फ्लूइड को, कि फ्लूइड एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, फ्लूइड मतलब क्या होता है। द टर्म सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ फिर आपको समझा के देती हूँ। द टर्म विच रिप्रेजेंट्स द कंटिन्यूटी, द टर्म विच रिप्रेजेंट्स द कंटिन्यूटी between the liquid and the gaseous state, between the liquid and the gaseous state is called as fluid। मतलब एक ऐसा टर्म जो आपको लिक्विड फॉर्म और गैशियस फॉर्म के बीच में कंटिन्यूटी को शो करता है ना, ऐसे स्टेट को, एक ऐसे टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड। फ्लूइड मतलब ये होता है भाई वो गैशियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, और उन दोनों के बीच में कंटिन्यूटी है। और ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। चलिए भाई मूव करेंगे आगे के पॉइंट की तरफ। अब आगे मुझे देखने का है बॉइलिंग पॉइंट के कंडीशंस को। BPD मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट के कंडीशंस को हम लोग को आके देखने का है, बॉइलिंग पॉइंट के कंडीशंस को। अब बॉइलिंग पॉइंट के कंडीशंस जो होते हैं ना भाई, वो 2 होते हैं। सबसे पहली कंडीशन आपकी होती है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहली कंडीशन आपकी क्या होती है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये भी तो बॉइलिंग पॉइंट है, फिर दूसरी कंडीशन क्या रहने वाली, सुनो भाई पिक्चर बाकी। सेकंड कंडीशन आपकी रहती है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड क्या रहती है भाई, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कहना मुझे यहाँ पे जो है ना वो ये है भाई कि बॉइलिंग पॉइंट के 2 कंडीशन रहेंगे, एक रहेगा आपका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और एक रहेगा आपका स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में जो भी आपका प्रेशर रहता है ना वो 1 एटमॉस्फेयर रहता है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में आपका जो भी प्रेशर रहता है ना भाई वो 1 एटमॉस्फेयर रहता है। और जो भी स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट रहता है उसमें जो भी आपका प्रेशर रहता है ना, जो भी आपका प्रेशर रहता है वो रहता है 1 बार। याद रखना है, किसी ने पूछ लिया कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है, तो याद रखना है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा बॉइलिंग पॉइंट जो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पे होता है, और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा बॉइलिंग पॉइंट जो प्रेशर 1 बार पे होता है। फिर आपको याद रखना है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि मैम
क्या वाटर के बॉइलिंग पॉइंट स्टैंडर्ड और नॉर्मल डिफरेंट रहेंगे? तो हाँ भाई, यस डिफरेंट रहेंगे। तो जो भी आपका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट रहता है ना वाटर का, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो क्या रहता है? यस 100 डिग्री सेल्सियस। बट कहना मुझे यहाँ पे ये है कि जो भी आपका स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट रहता है ना, जो भी आपका स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट रहता है ना भाई वाटर का, वो होता है 99.6 डिग्री सेल्सियस। तो अब सबको याद रहेगा कि दो टाइप के बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, एक होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट को प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पे लेते हैं, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट को प्रेशर 1 बार पे रहते हैं। जो भी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 100 डिग्री होता है, बट जो भी आपका स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वाटर का, वो कितना होता है? 99.6 डिग्री सेल्सियस। समझे या नहीं समझे? लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब आफ्टर द गैस हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट को, जिसका नाम है लिक्विड। मैंने जैसे कि आपको बताया था ये स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर का ही नाम है भाई। इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को स्टडी करना है। सॉलिड को तो पहले ही कर लिया था, गैस को भी देख लिया, अब किसकी एंट्री होने वाली है? अब पिक्चर में एंट्री होने वाली है भाई आपके लिक्विड की। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखेंगे हम लोग सारे के सारे लिक्विड को। चलिए देखेंगे हम लोग लिक्विड को। लिक्विड आपका एक स्टेट होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं एक छोटे से फॉर्म में। एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट बिटवीन द स्टेट ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट बिटवीन the solid and gases is called as liquid। मतलब आपका एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जो सॉलिड और गैस के बीच में एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग लिक्विड बोलते हैं। बाद लोग बोलेंगे ये क्या चल रहा है? तो सुनो भाई, वो बातें हैं, ध्यान से देखो। कहना मुझे ये है, जब सॉलिड से अब आगे बढ़ते हो तो हम लोग लिक्विड बोलते हैं, जब हम लोग लिक्विड से आगे बोलते हैं तो उसको गैस बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये देखा भाई कि जो भी आपका लिक्विड है वो एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जो सॉलिड और गैस के बीच में एग्जिस्ट करता है, और ऐसे स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग सारे के सारे क्या बोलते हैं? लिक्विड। समझे या नहीं समझे? अब मुझे इसकी 3 मेजर प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करना है। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये लिक्विड की तो कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, फिर आपने 3 ही प्रॉपर्टी क्यों लिखी? अरे भाई, मैं मेजर प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, सारी की सारी प्रॉपर्टी की थोड़ी बात कर रही हूँ। मेजर प्रॉपर्टी, तो मेजर प्रॉपर्टी जो हम लोगों को डिस्कस करने का है भाई वो है आपका सबसे पहले वेपर प्रेशर। सबसे पहले हमको वेपर प्रेशर को डिस्कस करना है भाई, वेपर प्रेशर। सेकेंड हम लोगों को जो डिस्कस करने का है ना वो है आपका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हमको डिस्कस करना है। और थर्ड जो रहता है ना आपका, थर्ड का नाम रहता है भाई विस्कोसिटी। ये 3 चीज़ों को हम लोगों को डिस्कस करने का है। तो सबसे पहले कहना मुझे ये था, एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जो सॉलिड और गैस दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग लिक्विड बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट, लिक्विड जो होता है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को दिखाता है, बट मेजर प्रॉपर्टी जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर में वो है आपका वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। ये तीनों प्रॉपर्टी को ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें से ये सारी प्रॉपर्टीज़ के एप्लीकेशंस आपको 12th स्टैंडर्ड में भी आने वाले हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज़ से आपका क्वेश्चन एंट्रेंसेस में भी आता है। सरफेस टेंशन से जो कोलॉइड वाला पार्ट आने वाला है वहाँ से भी आपके बहुत सारे एंट्रेंसेस में क्वेश्चन आते हैं। तो आई नो यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू स्टडी दिस। तो ले लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे वेपर प्रेशर वाले पार्ट को, बाद में ये वाले पार्ट को हम लोग बाद में देखते हैं। मतलब इसी क्लास में देखने वाले, टेंशन नहीं लेने का है क्योंकि लास्ट क्लास है। आई नो लास्ट पार्ट है ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर को, मतलब हम लोग एंट्री लेंगे वेपर प्रेशर के अंदर में। देखते हैं इस पार्ट को, वेपर प्रेशर।
चलिए, तो इसका डेफिनेशन को सबसे पहले मैं लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझा के देती हूँ। द प्रेशर exerted by the liquid in equilibrium with its vapor, in a closed vessel is called as vapor pressure, मतलब कहना मुझे जो यहाँ पे है ना भाई, वो ये है कि एक ऐसा प्रेशर जो एग्जर्ट करता है लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर इन ए क्लोज वेसल इज कॉल्ड एज आपका व्हाट, वेपर प्रेशर। मुझे पता है समझ में नहीं आए, क्योंकि ये लैंग्वेज कभी किसी को समझ में नहीं आती है। अब हम लोग इसको समझेंगे अपने तरीके से। तो कहना मुझे यहाँ पे जो है ना वो ये है कि सपोज़ अगर मैंने कुछ इस तरीके से एक वेसल को ले लिया भाई, क्लोज वेसल है तो क्लोज कंडीशन तो देनी पड़ेगी। अब मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर में मैंने लिक्विड को डाल दिया भाई। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसको कुछ काई से कनेक्ट कर दिया, किसी चीज़ से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से कनेक्ट करेंगे हम लोग, या तो फिर कनेक्ट कुछ इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे हम लोग किसी चीज़ से इसको प्रेशर को मेंटेन करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोगों ने वेपर प्रेशर मेंटेन किया है, ये आपका वेपर प्रेशर रहेगा भाई। यहाँ पे हम लोगों ने मर्क्यूरी मैनोमीटर से इसको मेजर किया है, मर्क्यूरी मैनोमीटर, ठीक है। ये आपका कैसा है, ये आपका एक क्लोज वेसल है, ठीक है। ये आपका कंटेनर है, ये आपका लिक्विड है, और ये आपके वेपर्स है। ये आपके क्या है भाई, वेपर्स है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है ना अपॉन द लिक्विड, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, यहाँ पे गलती से वेपर आएगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड इन ए क्लोज कंटेनर। अब देखो भाई क्या होगा, आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि मैंने एक क्लोज वेसल लिया, क्लोज कंटेनर लिया। सबसे पहले एक क्लोज वेसल लिया, उसके अंदर में एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर में लिक्विड लिया, यहाँ से प्रेशर मेंटेन करने के लिए, प्रेशर को मेजर करने के लिए मैनोमीटर को कनेक्ट किया और यहाँ से प्रेशर मेजर किया, ठीक है भाई। बहुत आसान था। अब मुझे बढ़ना है आगे की तरफ। जब मैंने इस लिक्विड को लिया ना, और जाहिर सी बात है भाई, अगर हम लोग हाई टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस मेंटेन करेंगे तो ये वेपराइज होगा, ये लिक्विड वेपराइज होगा, मतलब भाप बनेगी उसकी। जब पानी गर्म होगा तो सिंपल सी थिंग है। यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर इस लिक्विड के ऊपर में कुछ ना कुछ, ये जो वेपर्स है ना, ये जो वेपर्स है वाटर के, ये लिक्विड के सरफेस के ऊपर में कुछ ना कुछ प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। देखो भाई, यहाँ पे ये कुछ ना कुछ प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। किसको एक्सर्ट करेंगे भाई, प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। मतलब कहना मुझे यहाँ पे ये है कि जब भी हम लोग क्लोज वेसल की बात करते हैं तो जो भी वेपर रहते हैं ना, वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं लिक्विड के साथ। अब इक्विलिब्रियम क्यों भाई, अरे भाई सुनो ना, इसके जब वेपर निकलेंगे तो क्या वो वेपर इसके बाहर जा पाएंगे क्या, कैसे जाएंगे, जाने को जगह रहेंगी तभी तो जाएंगे ना। अब ये कंटेनर ही क्लोज है, ये वेसल ही क्लोज है, तो कहाँ से वेपर बाहर जाएंगे भाई, नहीं जा पाएंगे। मतलब कहना मुझे यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो वेपर रहेंगे ना, वो इस लिक्विड के साथ में कैसे रहने वाले हैं, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। इसका मतलब ये जो वेपर है, ये इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर में कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और जो भी प्रेशर वेपर लिक्विड के सरफेस के ऊपर में एक्सर्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। अब इतना भी नहीं समझता तो देखो अपने पास एक और तरीका है। एक और तरीका भाई ये कहता है, नाम ही क्या है, वेपर प्रेशर। मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, जो भी प्रेशर वेपर एक्सर्ट करेगा ना लिक्विड के सरफेस के ऊपर में, उसको हम लोग सारे के सारे क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। समझे या नहीं समझे भाई। अब वेपर प्रेशर के फैक्टर्स तो मुझे पढ़वाने हैं, उससे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी इसका यूनिट, कि यूनिट जो होता है वेपर प्रेशर का क्या होता है। तो जो भी आपका वेपर प्रेशर होता है ना भाई, वेपर प्रेशर के यूनिट को देखेंगे सबसे पहले तो, और फिर हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम लोग वेपर प्रेशर को मेजर्ड करते हैं।
ठीक है। तो ये 2 पॉइंट को हम लोगों को देखने का है। तो पहला पार्ट जो होता है आपका वो ये होता है कि जो भी आपके वेपर प्रेशर का यूनिट होता है वो टॉर होता है। क्या होता है? टॉर। टॉर होता है भाई आपके वेपर प्रेशर का यूनिट। और जो भी आपका वेपर प्रेशर होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं बाय मैनोमीटर। कुछ लोग बोलेंगे मैम बैरोमीटर भी तो होता है। अरे भाई याद रखना, बैरोमीटर से नॉर्मल प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए नॉर्मल प्रेशर का यूनिट क्या होता है? बार, क्योंकि उसको बैरोमीटर से मेजर करते हैं। बट यहाँ पे हम लोग वेपर प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं? मैनोमीटर से। इसीलिए इसका यूनिट भी क्या रहेगा? टॉर। समझे या नहीं समझे? अब कुछ लोग बोलेंगे मैम फैक्टर्स तो पढ़ा ही नहीं। अरे भाई फैक्टर्स अभी आने वाले हैं, उससे पहले सारे के सारे ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन से 2 फैक्टर्स होते हैं वो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग 2 टेम्परेचर कौन से रहेंगे। द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स रहेंगे जो अफेक्ट करेंगे आपके वेपर प्रेशर को। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, तो भाई 2 फैक्टर्स रहते हैं, मेजर फैक्टर्स। ऐसा नहीं कि बहुत सारे फैक्टर है और मैम आप तो हमको 2 ही बता रहे। अरे भाई मेजर फैक्टर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके मेजर फैक्टर टोटल 2 होते हैं भाई। जो पहला फैक्टर होता है ना वो होता है आपका नेचर ऑफ लिक्विड। पहला फैक्टर आपका रहता है नेचर ऑफ लिक्विड। और सेकंड फैक्टर जो आपका रहता है ना वो क्या रहता है? वो रहता है टेम्परेचर। तो फर्स्ट फैक्टर आपका रहता है नेचर ऑफ लिक्विड और सेकंड फैक्टर आपका क्या रहता है? टेम्परेचर। चलिए भाई मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। आगे में आप लोगों ने यहाँ पे जो जाना वो ये है कि एक ऐसा लिक्विड, अगर लिक्विड में होते हैं वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अगर लिक्विड में होते हैं वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो उसका जो फोर्स, उसका जो भी वेपर प्रेशर रहता है ना वो कैसा रहता है? वेपर प्रेशर इज हाई। अब समझ में तो नहीं आया है, मुझे पता है नहीं समझ, अब सब समझेगा। सुनो भाई, ये मैंने एक लिक्विड को लिया, ठीक है। अब सपोज ये आपका लिक्विड का बोर्ड एक कंटेनर है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लिक्विड है और यहाँ पे कुछ ये मॉलिक्यूल्स इस तरीके से एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया, सपोज ये मेरा कुछ मॉलिक्यूल है, कोई भी गैस का मॉलिक्यूल ले लो या कोई भी लिक्विड का मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है। अब मुझे इसका वेपर प्रेशर चेक करना है। तो देखो भाई आप लोग मुझे बताओ, अगर ये बॉन्ड जो है, अगर ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला स्ट्रॉन्ग हो जाए ये बॉन्ड, तो क्या ये टूटेगा? नहीं टूटेगा। अगर ये बॉन्ड है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो क्या ये बॉन्ड टूटेगा? अरे भाई नहीं टूटेगा ये बॉन्ड। तो अगर ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, अगर ये मॉलिक्यूल अलग अलग ही नहीं होंगे तो वेपोराइज कैसे होंगे? अरे वेपोराइज मतलब ही क्या? भाप निकलना। तो अगर सपोज ये मॉलिक्यूल है 2, अगर ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, अगर ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या ये मॉलिक्यूल वेपोराइज होंगे? नहीं होंगे। बट अगर ये बॉन्ड वीक हो जाए, अगर ये बॉन्ड कमज़ोर हो जाए और अगर ये बॉन्ड टूट जाए ना, अगर ये बॉन्ड टूट जाए ना तो अब ये मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए, तो अब ये वेपोराइज हो सकते हैं। मतलब कहना मुझे ये है, नेचर ऑफ लिक्विड मुझे ये बताता है कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं कोई भी 2 मॉलिक्यूल के बीच में, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो लिक्विड वेपोराइज नहीं होने वाला, क्योंकि ये बॉन्ड टूटने वाला नहीं है। बट अगर ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक हो जाए ना, बहुत इजीली टूट जाए ना, तो अब ये मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए। और जब मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे तो ये आसानी के साथ में इजीली क्या हो जाएंगे भाई? वेपोराइज हो जाएंगे। समझे या नहीं समझे? तो कहना मुझे ये है कि अगर मॉलिक्यूल के बीच में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाए ना, तो ये जो होता है इसका वेपर प्रेशर कैसा होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है। समझे या नहीं समझे? चलिए भाई अब मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। आगे का पार्ट आपका जो कहता है ना वो ये कहता है कि जो भी आपका वेपर प्रेशर रहता है ना, जो भी आपका वेपर प्रेशर रहता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है भाई टेम्परेचर को। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टेम्परेचर को। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए ना, इफ़ टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए ना, देन वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस, देन वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब कहना मुझे यहाँ पे जो है ना
वो ये है कि अगर वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर को, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? तो ये दो मेजर फैक्टर होते हैं जो आपके वेपर प्रेशर को कंट्रीब्यूट करते हैं। ले लो भाई सारे के सारे इसको स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, आफ्टर द वेपर प्रेशर अब हम लोग देखेंगे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को, और उस प्रॉपर्टी का जो नाम है ना वो है आपका सरफेस टेंशन। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड को, जिसका नाम है सरफेस टेंशन, एकदम तोड़ा के तरीके से। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी सरफेस टेंशन। चलिए देखते हैं भाई सरफेस टेंशन को। सरफेस टेंशन, सबसे पहली जो बात होती है वो ये होती है, एक बार मैं डेफिनेशन को लिख देती हूँ फिर आपको समझा के देती हूँ। द फोर्स पर यूनिट लेंथ acting on the free surface of liquid, acting on the free surface of liquid is called as surface tension, is called as surface tension। मतलब कहना मुझे यहाँ पे जो है ना भाई वो ये है कि जो भी आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ रहता है एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। मुझे पता है ये किसी को समझा नहीं होगा क्योंकि अभी तो मैंने समझा ही नहीं, तो समझेगा कहाँ से भाई। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस पार्ट को। ये वाला पार्ट जो है ना ये ज़्यादा कुछ नहीं कहता है, ये पार्ट आपका ये कहता है अरे भाई मैंने क्या किया, मैंने एक कंटेनर को लिया भाई, देखो मैंने एक कंटेनर को लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका लिक्विड है, बहुत सारा लिक्विड है भाई, चलो भाई लिक्विड है। मैंने क्या किया, ये जो भी आपका सरफेस ऑफ लिक्विड है, लेट अस से ये आपका सरफेस ऑफ लिक्विड है, ये आपका सरफेस ऑफ लिक्विड है। तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे कुछ फोर्स एक्ट करे, देखो कुछ फोर्स, ये जो फोर्स है ना ये कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, ये है आपका फोर्स, ठीक है। मतलब जो भी आपका फोर्स एक्ट करेगा ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। लेकिन आपको याद रखना है फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट राइट एंगल ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ये मैंने नहीं लिखा, ये मैं लिख देती हूँ, एक्टिंग एट राइट एंगल, एक्टिंग एट राइट एंगल, ठीक है। मतलब ही परपेंडिकुलर और 90 डिग्री टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, टू द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज दिस। अब आप आधे लोग बोलेंगे मैम ये कौन सा 90 डिग्री, अरे भाई सुनो रे बाबा, ये जो है ना ये 90 डिग्री का एंगल है। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये 90 डिग्री तो हमको दिख भी नहीं रहा है, तो अरे भाई ऐसा नहीं समझना है, अगर ये सरफेस ऑफ लिक्विड है ना तो ये फोर्स कुछ इस तरीके से है। बट आधे लोग बोलेंगे फिर तो आपने ऐसा ड्रॉ किया, ऐसा क्यों नहीं ड्रॉ किया, अरे भाई ये 3 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल में क्या 3 डायमेंशनल वाली इमेज को सही तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये है आपकी सरफेस ऑफ लिक्विड, ये है आपका फोर्स। अब ये जो फोर्स है ना भाई ये कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा है, तो देखो भाई ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, यस है। क्या इनके बीच में 90 डिग्री है या नहीं है, है। मतलब एक ऐसा फोर्स जो आप एक्ट करवाने वाले हो सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर में जो कि परपेंडिकुलर रहेगा, जो कि परपेंडिकुलर रहेगा सरफेस ऑफ लिक्विड को, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा सरफेस ऑफ लिक्विड के साथ में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। ये आपका एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री का एंगल है। ये 2 डायमेंशनल में कुछ इस तरीके से दिखता है। आगे फिर मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी आपका सरफेस टेंशन होता है ना, सरफेस टेंशन, इस सरफेस टेंशन को हम लोग भाई रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम लोग रिप्रेजेंटेड करते हैं इस सिंबल से। सरफेस टेंशन को हम लोग कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस टेंशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। और जो भी आपके सरफेस टेंशन का यूनिट रहता है ना, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, वो होता है आपका न्यूटन पर मीटर। अब कैसे न्यूटन पर मीटर, देखो भाई देखो, सरफेस टेंशन का मतलब ही क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है भाई, न्यूटन होता है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है भाई, मीटर होता है। तो सरफेस टेंशन का यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर। समझे या नहीं समझे? लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट।
चलिए मूव करेंगे भाई आगे के पार्ट की तरफ। अब आगे मैंने यहाँ पे जो ऑब्ज़र्व किया ना, वो ये ऑब्ज़र्व किया कि सपोज़ मैं एक कुछ इस तरीके से फ्रेम ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा आपका लिक्विड है भाई, बहुत सारा लिक्विड है। लेट अस से आपका लिक्विड के अंदर में एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल मैंने सरफेस पे लिया, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल है ना भाई, इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड इन बल्क। मतलब अंदर में जो मॉलिक्यूल है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड इन बल्क, ठीक है। और इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड एट द सरफेस। इसको हम लोग बोलेंगे भाई मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड एट द सरफेस। मतलब सरफेस के ऊपर में दिख रहा है ना, ये लिक्विड की सरफेस है। देखो भाई ये क्या है, ये है आपकी सरफेस ऑफ लिक्विड है भाई ये। और ये जो मॉलिक्यूल है ये लिक्विड के सरफेस पर है। फिर आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, ये जो मॉलिक्यूल है बल्क में, मतलब अंदर में है लिक्विड के। तो आप लोगों ने यहाँ पे भाई ये देखा, कि यहाँ पे जो ये वाला मॉलिक्यूल है ना, इस पे इक्वल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे। मतलब ये जो रहेगा ना, यहाँ पे जो भी आपके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे वो काफ़ी अच्छे से बैलेंस रहेंगे। यहाँ पे आपके बैलेंस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, समझा के देती हूँ मैं सब। और यहाँ पे आपके इम्बैलेंस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे। सब समझा के देती हूँ, एक बार थोड़ा सा रुको बस, जस्ट वेट एंड वॉच। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। बैलेंस फोर्सेस एक्सपीरियंसेस अ बैलेंस फोर्स। मॉलिक्यूल एक्सपीरियंसेस, ये जो मॉलिक्यूल है वो एक्सपीरियंस करेगा बैलेंस फोर्स को। अब ये जो मॉलिक्यूल है भाई वो बैलेंस फोर्स को क्यों एक्सपीरियंस करेगा, देखो भाई जितना फोर्स लेफ्ट में है उतना ही फोर्स राइट में है, जितना फोर्स ऊपर है उतना ही फोर्स नीचे है। मतलब फोर्स कैसे रहा, फोर्स आपका बैलेंस रहा। मतलब मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि ये वाला मॉलिक्यूल है ना लिक्विड के अंदर में है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना वो लिक्विड के बल्क में है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना ये सभी साइड से इक्वल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, सभी साइड से बैलेंस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। मतलब इसमें मैं क्या बोलूँगी, जो भी आपका नेट फोर्स है, नेट फोर्स जो है आफ्टर कैंसिलेशन, जो भी आपका नेट फोर्स रहेगा ना आफ्टर कैंसिलेशन, वो कैसा रहेगा, वो ज़ीरो रहेगा। क्यों ज़ीरो भाई, अरे भाई देखो रे देखो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड वाला फोर्स कैसा हो गया, कैंसिल। ऊपर वाले फोर्स से नीचे वाला फोर्स कैसा हो गया, कैंसिल। मतलब यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है जो बल्क के अंदर में है, जो अंदर में है सरफेस ऑफ लिक्विड के अंदर में है, उसमें हर साइड से इक्वल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे आपका नेट फोर्स कैसा है, ज़ीरो। अब बात करेंगे भाई सरफेस वाले मॉलिक्यूल की। सरफेस वाले मॉलिक्यूल में आप लोगों ने ये जाना कि ये जो है मॉलिक्यूल है सरफेस पर है। मतलब आधा मॉलिक्यूल है अंदर की तरफ, आधा मॉलिक्यूल है बाहर की तरफ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमारे दो पाँव होते, एक पाँव होता है नाव में और एक पाँव होता है पानी में। बिल्कुल इसकी वैसी वाली कंडीशन है, एक पाँव, आधा पाँव है नाव में, आधा पाँव है पानी में। और आपको पता है कि ऐसे पाँव कोई भी काम के नहीं रहते, ऐसे लोग भी कोई काम के नहीं रहते जिनका एक पाँव पानी में लटक रहा होता है और एक पाँव नाव में, मतलब ये बोट में। ये बिल्कुल इसी टाइप का मॉलिक्यूल है, आधा बाहर की तरफ है हवा में है और आधा अंदर की तरफ है। अब बताओ भाई मुझे, क्या इसमें बाहर फोर्सेस एक्ट करेंगे? नहीं एक्ट करेंगे, क्योंकि बाहर तो हवा है, अब अंदर में लिक्विड है। मतलब ये मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ अंदर की तरफ ही आएंगे फोर्सेस। मतलब ये मॉलिक्यूल में जितने भी फोर्स एक्ट करेंगे वो अंदर वाले रहेंगे। मतलब मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि ये मॉलिक्यूल है सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर में, इस मॉलिक्यूल के ऊपर में ये जो मॉलिक्यूल है ना ये एक्सपीरियंस करेगा एक्सपीरियंसेस एंड इनबैलेंस फोर्स। इनबैलेंस फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है भाई, ठीक है। और जो भी आपका फोर्स रहेगा ना, नेट फोर्स, वो कभी भी ज़ीरो नहीं रहेगा। याद रखना है कि ये जो मॉलिक्यूल है, कभी कभी एंट्रेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एमएसटी सीटी के, जेई में भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल आपके सरफेस पे रहता है उसमें इम्बैलेंस फोर्स है। अब इम्बैलेंस क्यों? क्योंकि ऊपर साइड में है, नीचे साइड में है। अब मुझे बताओ भाई, ऊपर साइड में फोर्स नहीं है,
नीचे साइड में फोर्स है तो क्या फोर्स कैंसिल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर कैंसिल नहीं हो पाएगा तो नेट फोर्स कैसा रहेगा? नॉट इक्वल टू 0। समझे या नहीं समझे? ये थी भाई आपकी कहानी मॉलिक्यूल की कैसे क्या रहती है। और ये फिनोमिना बहुत सारे जगहों पर यूज़ होता है, वो सब हम लोग देखेंगे। उससे पहले आप लोग ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स रहते हैं जो सरफेस टेंशन को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट को। फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन देखते हैं भाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, मतलब भाई आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया ना, वो ये है कि जो भी आपका सरफेस टेंशन रहता है ना, जो भी आपका सरफेस टेंशन रहता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है टेम्परेचर को। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है भाई आपके टेम्परेचर को। मतलब यहाँ पे मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया? यहाँ पे मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि मेरा सरफेस टेंशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर को। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या ऑब्ज़र्व किया कि अगर फर्स्ट पॉइंट, अगर आपका जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो भी आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना, अगर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है कम, अगर वो है लो, तो आपका जो भी सरफेस टेंशन रहेगा ना, आपका जो भी सरफेस टेंशन रहेगा ना, वो भी कैसा रहेगा? लो। अगर आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ज़्यादा, अगर वो है हाई, तो जो भी आपका सरफेस टेंशन रहेगा ना, वो भी कैसा रहेगा? वो भी रहेगा हाई। क्योंकि यहाँ पे मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो भी आपका सरफेस टेंशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है कम, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है भाई, तो सरफेस टेंशन भी कम। अगर ये है ज़्यादा तो सरफेस टेंशन भी कैसा रहेगा? ज़्यादा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे मैंने ये देखा, सेकेंड पॉइंट जो होता है भाई वो होता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर में मैंने यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व किया कि सरफेस टेंशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर को। सरफेस टेंशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर को। मतलब मैंने यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर आपका टेम्परेचर है कम, तो आपका जो भी सरफेस टेंशन रहेगा ना, अगर आपका टेम्परेचर है कम, तो जो भी आपका सरफेस टेंशन रहेगा ना भाई, वो कैसा रहेगा? वो रहेगा हाई। क्योंकि सरफेस टेंशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर को। अगर टेम्परेचर है कम या लो, तो सरफेस टेंशन भी कैसा रहेगा? सरफेस टेंशन हाई रहेगा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका टेम्परेचर है ज़्यादा, मतलब ही अगर आपका टेम्परेचर है हाई, तो जो भी आपका सरफेस टेंशन रहेगा ना, जो भी आपका सरफेस टेंशन रहेगा ना, वो कैसा रहेगा? लो। तो बस इतना समझ लो भाई, ये इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्ट और इन्वर्स के हिसाब से आप लोग बता सकते हो। लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग देखेंगे हमारे सरफेस टेंशन के एप्लीकेशंस को, कि सरफेस टेंशन के एक्चुअली एप्लीकेशंस कौन से होते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन। तो जो भी भाई सरफेस टेंशन रहता है ना आपका, उसके एप्लीकेशंस को देख रहे हैं। आपका पहला एप्लीकेशन जो रहता है सरफेस टेंशन का, वो रहता है क्लींजिंग एक्शन, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। ये आपका पहला एप्लीकेशन रहता है सरफेस टेंशन का। और सेकंड एप्लीकेशन जो आपका रहता है इन माउथ वॉशेस, माउथ वॉश, टूथपेस्ट। चलिए भाई देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सपोज समझ लो
आपकी एक शर्ट थी, लेटर से एक शर्ट थी या तो जो भी आपका ड्रेस होगा वो था, ठीक है, उसके ऊपर में ऑयल का ड्रॉप गिर गया। अब उस ड्रेस के ऊपर में अगर आपका ऑयल का ड्रॉप गिर गया तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया भाई, क्या ये ऑयल का ड्रॉप ऐसे ही निकल जाएगा? आप पानी डाल लोगे और धो लोगे तो ये ऑयल का ड्रॉप निकल जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, नॉर्मल सी बात है भाई, आपकी मम्मी करती है, आप करते हैं, पानी लेते हैं, डिटर्जेंट डाल देते हैं, व्हील पाउडर या एरियल डाल देते हैं, उसको घोल लेते हैं, उसमें अपना कपड़ा डाल देते हैं, ठीक है, और थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, वो इजीली निकल जाता है घसने से, जो भी आपका दाग होता है, जो भी आपका ऑयली पार्ट होता है वो सब निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? जादू हो जाता है, कुछ मैजिक हो जाता है? ऐसा नहीं रे बाबा, कुछ होता है। होता ये है कि सपोज़ आप लोगों ने ये पानी को लिया और इस पानी के अंदर में उस कपड़े को डाल दिया जिस पे दाग था, जिस पे ऑयल था, तब वो ऑयल नहीं निकलने वाला। अब आपने क्या किया, इसके अंदर में भाई ऐड किया डिटर्जेंट को। डिटर्जेंट मतलब है अपना वही निरमा, घड़ी, व्हील और जो भी एरियल जो है, सर्फ एक्सेल, टाइड, सब डाल दिया भाई, जिसको जो पसंद है। अब क्या हुआ, इस डिटर्जेंट ने इस पानी का सरफेस टेंशन को लो कर दिया। डिटर्जेंट ने क्या कर दिया भाई, लो कर दिया, लोअर्स द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। सरफेस टेंशन जो था पानी का उसको कम कर दिया। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? क्योंकि अभी तक तो पता नहीं था, अभी तक सिर्फ डिटर्जेंट डालते थे, हमको लगता कुछ जादू हो रहा है और वो ऑयली पार्ट निकल गया, बट ऐसा कुछ होता नहीं रे भाई। क्या होता है, ये सरफेस, ये जो डिटर्जेंट होता है ना, ये पानी के सरफेस टेंशन को कम कर देता है, जिसके वजह से अब वो पानी इजीली इस ऑयली ड्रॉप को बाहर निकाल के फेंक देता है। इसलिए तो देखो ना, डिटर्जेंट डालने के बाद घसने पर वो ऑयल आराम से निकल जाता है, क्योंकि पानी ने, आपके वाटर ने सरफेस टेंशन जो था उसको, मतलब डिटर्जेंट ने सरफेस टेंशन ऑफ वाटर को क्या करवा दिया, लोअर करवा दिया। लोअर्स द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये ऑयली ड्रॉप निकल जाएगा। वैसे क्या होता है भाई, आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि जब भी हम लोग टीथ को वॉश करते या जो भी हम लोग माउथ वॉशेस यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, वो जब हमारे दांत पर हम घुमाते हैं, जो वो जब टीथ को क्लीन करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जो भी वाटर रहता है ना, वाटर, थोड़ा सा तो वाटर रहता ही है हमारा, तो उस वाटर का भी सरफेस टेंशन को वो लो कर देते हैं। लोअर्स द सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन अगर भाई लो हो गया ना, अगर सरफेस टेंशन लो हो गया ना, तो अब क्या होगा कि जो भी ऑयली पार्ट होता है हमारे टीथ पर या जो भी ऑयली पार्ट होता है हमारे माउथ में, वो इजीली निकल जाता है। क्यों? क्योंकि इस टूथपेस्ट ने या माउथ वॉश ने हमारे सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड को कम कर दिया। अब वो इजीली क्लीन हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? तो ये दो थे आपके एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन। अब हम लोग देखेंगे हमारी लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, जिसका नाम है विस्कोसिटी। अब भाई एंट्री होने वाली है विस्कोसिटी की। उससे पहले ले लो सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग मूव करेंगे हमारी लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड की तरफ, जिसका नाम है विस्कोसिटी। तो चलिए देखते हैं विस्कोसिटी को एकदम तड़ाकेदार तरीके से। चलिए भाई देखेंगे लास्ट प्रॉपर्टी को, थर्ड मोस्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, जिसका नाम है भाई विस्कोसिटी। ठीक है, अब विस्कोसिटी क्या कहता है वो भी हम लोग देख लेते हैं भाई। विस्कोसिटी आपका ये कहता है, सबसे पहले मैं लिख देती हूँ डेफिनेशन, फिर हम लोग समझते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, the force of friction acting between the various surfaces of the liquid, acting between the various layers, acting between the various layers of the liquid, acting between the various layers of the liquid is called as viscosity, is called as viscosity। मतलब कहना मुझे यहाँ पे जो है ना, कहना मुझे यहाँ पे जो है ना, वो ये है कि जो भी आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहता है दो लेयर्स ऑफ लिक्विड के बीच में, उसी को हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। इसी को हम लोग एक और तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, ऑल्सो डिफाइन एज, एक और तरीके से हम लोग इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं भाई, द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ लिक्विड, द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ लिक्विड is also called as viscosity, is also called as viscosity। मतलब जो भी आपकी विस्कोसिटी होती है ना भाई, जो भी आपकी विस्कोसिटी होती है ना, वो क्या होती है, वो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ लिक्विड रहता है, या जो भी
फोर्सेस होते हैं, जो भी फ्रिक्शनल फोर्सेस होते हैं लिक्विड के सरफेस के बीच में या लेयर्स के बीच में एक्ट कर रहे हैं, उनको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। मुझे पता है कुछ नहीं समझा, क्योंकि अभी तो मैंने कुछ समझाया नहीं। चलिए देखते हैं भाई विस्कोसिटी को एकदम बढ़िया तरीके से। कहना मुझे यहाँ पे जो है भाई वो ये है, एक पाइप को ले लो, पता है ना टंकी से पाइप कनेक्टेड होता है नल में, उसी पाइप को देख लेते हैं भाई। उसी पाइप को देखने वाले हैं अभी हम, उसी पाइप को देखेंगे, ठीक है। अब ये आपके अलग अलग लेयर्स है भाई लिक्विड के, ये लिक्विड के अलग अलग लेयर है। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये कौन लिक्विड को देखता है? अरे भाई कभी आपने पाइप को खोल के थोड़ी देखा है, आप तो बस नल को चालू करते हो, पानी लेते हो, काम करते हो, काम ख़त्म। कभी क्रॉस सेक्शन देखा है क्या कि ट्यूब के अंदर में एक्चुअली क्या होता है? कभी नहीं देखा। अब देखेंगे सारे के सारे, अब देखेंगे भाई सारे के सारे। ये तो है आपके अलग अलग सरफेस ऑफ लिक्विड। देखो मैंने किस तरीके से अलग अलग सरफेस ऑफ लिक्विड को ड्रॉ किया है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या ऑब्जर्व किया भाई, ये आपके अलग अलग लेयर्स ऑफ लिक्विड है, वेरियस लेयर्स ऑफ लिक्विड। ये आपके सारे के सारे क्या है, वेरियस लेयर्स ऑफ लिक्विड। अब मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जो हर एक लेयर है ना लिक्विड की, उसकी अलग अलग वेलोसिटी है। ऐसा नहीं बोल सकते कि जो भी लेयर नंबर 1 है उसकी वेलोसिटी, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, इन सब की वेलोसिटी सेम है, ऐसा नहीं होता है भाई। इनके अंदर में कंपटीशन चल रही होती है। जैसे स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो क्या सारे के सारे स्टूडेंट्स स्कोर करते हैं सेम मार्क्स? नहीं, सबको अलग अलग मार्क्स मिलते हैं ना। इसी तरीके से इस पाइप के अंदर में, इसी का मतलब इस ट्यूब के अंदर में जो भी आपका लिक्विड है ना या वो पानी है, उसके अंदर में बहुत सारे लेयर्स है। फिर मैंने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि हर एक लेयर की अलग अलग वेलोसिटी है। हर एक लेयर का यहाँ पे एक ड्राइविंग कंपटीशन चल रहा होता है। जैसे ड्राइविंग कंपटीशन होता है, कोई बहुत फास्ट गाड़ी चलाता है, कोई बहुत धीरे धीरे चलाता है ना, तो वैसे उनमें कंपटीशन होता है। वैसे भाई ये लिक्विड के लेयर्स में भी बहुत खतरनाक वाला कंपटीशन चल रहा होता है, कोई बहुत फास्ट चलाता है, कोई बहुत स्लो चलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये बोला कि जो भी आपकी ईच एंड एवरी लेयर ऑफ लिक्विड रहती है ना, each and every layer of liquid, each and every layer of liquid moves with different velocity, moves with different velocity। जो भी आपकी हर एक लेयर होती है ना लिक्विड की, वो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ में मूव करते जाती है, डिफरेंट स्पीड के साथ में वो मूव करते जाती है। एंड दिस फ्लो, ये जो फ्लो होता है ना भाई, दिस फ्लो इज कॉल्ड एज, ये जो फ्लो होता है ना भाई, इस फ्लो का आपका नाम होता है लैमिनर फ्लो। क्या होता है? इस फ्लो का नाम क्या होता है भाई? लैमिनर फ्लो। मतलब जो भी फोर्स आपकी हर एक लिक्विड जो होती है, उनका खतरनाक वाला कंपटीशन चल रहा होता है। ये लेयर 1 की लिक्विड बोलती है सबसे पहले तो मैं पहुंचूंगी, लेयर 2 की बोलती नहीं मैं तेरे को पहुंचने नहीं दूंगी, मैं खुद पहुंचूंगी, मेरी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। मतलब इनके बीच में खतरनाक वाला कंपटीशन चल रहा होता है। कहना मुझे ये है कि जो भी हर एक लेयर ऑफ लिक्विड रहती है ना, ये अलग अलग स्पीड के साथ में, अलग अलग वेलोसिटी के साथ में मूव करते हैं, और ऐसे फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? लैमिनर फ्लो। समझे या नहीं समझे? लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। फिर यहाँ पे मैंने आगे जो पार्ट देखा ना, वो ये है कि जो भी आपकी विस्कोसिटी होती है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय, इस सिंबल से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग ईटा बोलते हैं, ठीक है। इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? ईटा, ठीक है। और जो भी आपका यूनिट रहता है ना ऑफ ईटा, मतलब ये आपका जो भी यूनिट रहता है ना भाई विस्कोसिटी का, वो यूनिट आपका रहता है न्यूटन मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर। और जब ये सेकेंड ऊपर जाएगा, ये पहले था +2, अब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -2। उसकी पावर में क्या आ जाएगा? -2। सॉरी, एक ये हुआ है, यहाँ पे सेकंड है और यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, यस। तो इसी को हम लोग आगे चल के ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो भाई ये न्यूटन है, ये सेकंड है, ये मीटर स्क्वायर है, मीटर की पावर में 2 है। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? मीटर की पावर में -2। तो ये रहेगा भाई आपका क्या? यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। याद रखना है, विस्कोसिटी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं और विस्कोसिटी का यूनिट क्या रहता है? न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से भी आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट।
चलिए भाई, अब हम लोग मूव करेंगे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनको विस्कोसिटी अफेक्ट करता है, देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स है। तो आपका जो लास्ट वाला पार्ट होता है भाई, वो होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनको विस्कोसिटी अफेक्ट करता है। तो भाई ऐसे होता है ना, आपका जो भी विस्कोसिटी होता है, जो भी आपकी विस्कोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर साइज़। मॉलिक्यूलर साइज़, इसी का मतलब साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल, और भाई इसी के साथ साथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर को। मतलब जो भी आपकी विस्कोसिटी होती है ना, बुक में सिर्फ टेम्परेचर ही दे रखा है, उसने मॉलिक्यूलर साइज़ और इसके साथ में करेक्ट रिलेशन एग्जैक्टली नहीं एक्सप्लेन किया है। मैंने आपको वो भी बता दिया कि विस्कोसिटी जो होता है ना, वो दो चीज़ों के ऊपर में डिपेंड करता है। सबसे पहली थिंग आपकी होती है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल, या तो मॉलिक्यूलर साइज़, और सेकंड क्या होता है, टेम्परेचर। यहाँ पे मैंने ये ऑब्ज़र्व किया भाई, यहाँ पे मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि मॉलिक्यूल के टोटल दो साइज़ होते हैं। एक रहता है लार्जर साइज़ और एक रहता है स्मॉलर साइज़। स्मॉलर जिसी में आता है स्पेरिकल साइज़, स्मॉलर स्पेरिकल साइज़। ठीक है, अब आप लोग खुद ही बताओ भाई, यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे मैंने ये ऑब्जर्व किया कि विस्कोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर साइज़। मतलब अगर मॉलिक्यूल का साइज़ है ज़्यादा, अब विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मॉलिक्यूल का साइज़ है लार्जर, अगर मॉलिक्यूल का साइज़ है ज़्यादा, तो विस्कोसिटी भी कैसी रहेगी, विस्कोसिटी भी कैसी रहेगी भाई, ज़्यादा। अगर मॉलिक्यूल का साइज़ है छोटा, अगर मॉलिक्यूल का साइज़ है स्मॉलर स्पेरिकल, तो विस्कोसिटी भी कैसी रहेगी भाई, विस्कोसिटी कैसी रहेगी, कम रहेगी। क्यों कम रहेगी, क्योंकि विस्कोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर साइज़। अगर साइज़ है ज़्यादा तो विस्कोसिटी भी रहेगी ज़्यादा, अगर साइज़ रहेगा कम स्पेरिकल तो विस्कोसिटी भी कैसी रहेगी, कम। आगे मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया भाई, टेम्परेचर के हिसाब से ऑब्ज़र्व किया। ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर आपका टेम्परेचर है हाई और सेकंड कंडीशन है आपका टेम्परेचर है लो, तो यहाँ पे भाई मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि विस्कोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर है ज़्यादा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो विस्कोसिटी कैसी रहेगी, विस्कोसिटी लो रहेगी। अगर टेम्परेचर है लो, अगर टेम्परेचर है कम, तो विस्कोसिटी आपकी कैसी रहेगी, हाई रहेगी, क्योंकि विस्कोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझे या नहीं समझे, सबसे पहले ले लो सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर आई एम वेरी हैप्पी टू कंक्लूड टू से कि यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर होता है ख़त्म। तो लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। अरे भाई इतने बढ़िया वीडियो के लिए लाइक शेयर और कमेंट तो बनता ही है। आई रीड ऑल योर कमेंट्स इन द मॉर्निंग, तो सारे के सारे कमेंट करेंगे एंड लाइक भी। थैंक यू वेरी मच।